नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो सभी एग्ज़ाम जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, एसआई और एसएससी के, रेलवे के, जिनमें भी भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित पार्ट आता है, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी संविधान सभा की, और संविधान सभा के क्लास फर्स्ट में हमने संविधान सभा के गठन, संविधान सभा की प्रथम बैठक और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया। उसके बाद 13 दिसंबर को हमने उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा की। आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो संविधान सभा में आगे का पार्ट रहेगा। संविधान सभा के एक अधिवेशन की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम अधिवेशन किया गया था। 23 दिसंबर के बाद में संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन है उसकी डेट हमारे सामने आती है। 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 25 जनवरी 1947 तक चला था। पहला जो अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, और दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 से और 25 जनवरी 1947 तक चला था। अब इसमें पहली बैठक होती है दूसरे अधिवेशन में 20 जनवरी 1947 को, और 20 जनवरी 1947 को क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, वो चर्चिल और विस्काउंट साइमन, इनका पूरा नाम है, जो साइमन लिख रखा है मैंने, इनका नाम है विस्काउंट साइमन, और इनकी जो आलोचना है, इन आलोचनाओं को जवाब देते हैं। विस्काउंट साइमन तो कहते हैं कि जो संविधान सभा है ये हिंदुओं की सभा है, और मिस्टर चर्चिल जो हैं वो कहते हैं कि ये बहुसंख्यकों की सभा है। इन दोनों आलोचनाओं को 20 जनवरी 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो जवाब देते हैं, और वो बताते हैं कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य हैं उनमें से सामान्य की भी सीटें हैं। 3 समुदायों को हमने आरक्षण पढ़ा था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। वो बताते हैं कि सामान्य की सीटें हैं, मुस्लिमों की सीटें हैं और सिखों की सीटें हैं। तो ये इस चीज़ का बिल्कुल खंडन करते हैं कि ना तो जो हमारी संविधान सभा है वो हिंदुओं की सभा है और ना ही ये बहुसंख्यकों की सभा है। इनके आरोप लगाए थे विस्काउंट साइमन ने और चर्चिल ने। इनकी आलोचना का जवाब दिया कौन सी तारीख को? 20 जनवरी 1947 को। किसने जवाब दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 20 जनवरी को चर्चा होती है एक कमेटी की, और उस कमेटी का नाम है स्टीयरिंग कमेटी, और संविधान सभा के एक सदस्य हैं, उन सदस्य का नाम है सत्यनारायण सिन्हा। और सत्यनारायण सिन्हा संविधान सभा के जो नियम हैं उनमें नियम 40(1) के तहत, ये नियम याद रखना आप, संविधान सभा के नियम 40(1) के तहत एक कमेटी का सुझाव देते हैं कि कार्यों के संचालन के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए, और 21 जनवरी को अगले दिन स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव कर लिया जाता है। 13 सदस्य इसमें टोटल शामिल किए जाते हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो जाती है, और टोटल स्टीयरिंग कमेटी के अंतर्गत सदस्य होते हैं 11। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं 20 जनवरी और 21 जनवरी में। एक तो राजेंद्र प्रसाद का चर्चिल और साइमन को जवाब, जो इनकी आलोचनाएं थीं। एक स्टीयरिंग कमेटी, 20 जनवरी को तो स्टीयरिंग कमेटी की बात होती है, और 21 जनवरी को स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव कर लिया जाता है, और स्टीयरिंग कमेटी के अंतर्गत टोटल सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 11 सदस्य। आप याद रखें सत्यनारायण सिन्हा का नाम। स्टीयरिंग कमेटी का सुझाव किसने दिया था? सत्यनारायण सिन्हा ने। कौन से नियम के तहत? नियम 40(1) के तहत। अगली जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947। और 22 जनवरी 1947 को जो बैठक होती है उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण जो काम होता है, जो 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव पेश किया था पंडित नेहरू ने। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, और इसके अंतर्गत टोटल जो उद्देश्य थे वो थे 8 उद्देश्य। और हमने पढ़ा था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो समर्थन है वो किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 16 दिसंबर को हमने पढ़ा था कि एक सदस्य हैं एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का सबसे पहले विरोध किया था। आरपीएससी में ये सवाल आया हुआ है कि उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? 16 दिसंबर को विरोध किया था एम.आर. जयकर ने। 22 जनवरी को ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। आप याद रखें इस डेट को। 3 डेट हैं उद्देश्य प्रस्ताव में मेन।
13 दिसंबर को तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन इसका समर्थन करते हैं। 16 दिसंबर को इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है और सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति हैं एम.आर. जयकर, और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। तो 22 जनवरी को सबसे मेन काम कौन सा हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ है। और एक है 22 जनवरी को एक सदस्य हैं मोहनलाल सक्सेना, और मोहनलाल सक्सेना जो हमारा संविधान है उसका प्रतियां हैं उनके उर्दू में अनुवाद करते हैं। तो उर्दू में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है, मोहनलाल सक्सेना, और कौन सी तारीख को कर रहे हैं, 22 जनवरी 1947 को। यहाँ मुख्य चीज़ है उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने की तिथि 22 जनवरी 1947। अगली जो बैठक आती है वो महत्वपूर्ण आती है 25 जनवरी 1947 को। हम देखते हैं कि 25 जनवरी 1947 को एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, और उपाध्यक्ष पहले जो 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी उसमें एक उपसभापति मनोनीत किया था डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने, उसका नाम था फ्रैंक एंथोनी। और 25 जनवरी 1947 को उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, और उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है एस.सी. मुखर्जी। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना जाता है, एस.सी. मुखर्जी को। ये बात याद रखने की है। एक 25 जनवरी को केंद्र को विषय सौंपे जाने वाली समिति बनाई जाती है कि केंद्र को कौन कौन से विषय सौंपे जाएंगे, कौन कौन से विषय राज्यों को सौंपे जाएंगे। जैसे कैबिनेट मिशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 3 विषयों का उल्लेख था, रक्षा, सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार, कि ये 3 विषय तो केंद्र के पास रहेंगे, बचे हुए विषय राज्यों के पास चले जाएंगे। तो ऐसे ही एक समिति की स्थापना करिए कि केंद्र को कौन कौन से विषय रहेंगे, राज्य को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, और ये करिए 12 सदस्यीय एक समिति बनाइए। डेट आप याद रखें 25 जनवरी 1947। संविधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कब हुआ है, 25 जनवरी 1947 को। आगे ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे काम आएगी। 25 जनवरी 1947 को उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, और उपाध्यक्ष कौन बने, एस.सी. मुखर्जी। नाम याद रखें आप। अगली जो इम्पोर्टेंट बैठक है, दूसरे जो अधिवेशन है उसकी समाप्ति हो जाती है 25 जनवरी को। 20 जनवरी 1947 से स्टार्ट होता है और 25 जनवरी 1947 को समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है संविधान सभा का तृतीय अधिवेशन, और तृतीय अधिवेशन की दिनांक है 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947। तो तृतीय अधिवेशन की जो पहली बैठक होती है वो होती है 28 अप्रैल को, और 28 अप्रैल ऐसी दिनांक है जिस दिनांक को देशी रियासतों ने संविधान सभा में प्रथम बार भाग लिया। इससे पहले देशी रियासतों के सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो आप डेट याद रखें कि 28 अप्रैल 1947, और देशी रियासतों ने प्रथम बार भाग लिया है संविधान सभा में। यहाँ से राजस्थान के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था संविधान सभा में, और राजस्थान से जो प्रतिनिधि थे उनमें सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो हैं टी. राघवाचार्य। कहाँ के हैं ये, राजस्थान के। कौन सी जगह के, उदयपुर के। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन है, टी. राघवाचार्य। और संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन है राजस्थान के हैं जो, वो हैं के.एम. पन्नीकर। ये प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान की ओर से प्रथम वक्ता कौन थे, वो थे के.एम. पन्नीकर, और प्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, टी. राघवाचार्य। टी. राघवाचार्य तो उदयपुर से हैं और के.एम. पन्नीकर बीकानेर से हैं। और डेट आप याद रखें, ये दोनों ही काम कब हुए, 28 अप्रैल 1947। तृतीय अधिवेशन की पहली बैठक है 28 अप्रैल 1947 को, और इसी दिन देशी रियासतों ने प्रथम बार संविधान सभा में भाग लिया है। और संविधान सभा के अंतर्गत जो टी. राघवाचार्य हैं उदयपुर के, उन्होंने तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं, और उसके बाद में जो के.एम. पन्नीकर हैं बीकानेर के, ये पहली बार राजस्थान की ओर से बोले। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान से ये प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान से टोटल सदस्य संविधान सभा के अंतर्गत थे कितने। तो आप याद रखो कि जो 19 देशी रियासतें थी राजस्थान के अंतर्गत, उनमें से तो 13 सदस्य थे, और एक अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उससे 1 सदस्य था। तो टोटल जो सदस्य हैं राजस्थान से संविधान सभा में वो 14 सदस्य हैं। भाग कब लिया था, 28 अप्रैल 1947। प्रथम हस्ताक्षर किसके थे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। और प्रथम वक्ता कौन थे, प्रथम हस्ताक्षर जो थे वो किसके थे, मैंने बताया था टी. राघवाचार्य। कहाँ से, उदयपुर से। और प्रथम वक्ता जो थे वो थे
के.एम. पंडीकर। तो प्रथम हस्ताक्षर किसके हैं? टी राघवाचार्य और प्रथम वक्ता जो हैं के.एम. पंडीकर। राघवाचार्य तो हैं उदयपुर से और पंडीकर हैं बीकानेर से। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से संविधान सभा के अंतर्गत कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे भाई? 14 सदस्य। प्रश्न ऐसे आ जाए कि 19 देशी रियासतों से कितने सदस्य थे, तो 13 सदस्य। एक सदस्य था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश थी। अगली जो चीज़ है, दो घटनाएं हुई हैं। एक तो आती है 3 जून 1947। इस दिन एक योजना पेश होती है और वो योजना है माउंट बेटन योजना। और 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? भारत स्वतंत्र होता है। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है वो पारित किया जाता है कहाँ? ब्रिटिश संसद में। और इस अधिनियम के बारे में कहा है एक लेखक हैं नॉर्मन डी पामर। ये कहते हैं कि ये जो विधेयक है जितनी आसानी से हुआ है उतना सरल कोई विधेयक आज तक ब्रिटिश की संसद में पास ही नहीं हुआ। कौन है? नॉर्मन डी पामर। ये कहते हैं कि जो भारत के जो स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 का जो ब्रिटिश संसद में पास हुआ था, इतनी आसानी से तो कोई विधेयक आज तक पास हुआ ही नहीं है। कौन कहता है इसको? नॉर्मन डी पामर को। इस स्टेटमेंट को आप याद रखें, पूछ लेते हैं। तो माउंटबेटन योजना जो आती है, माउंटबेटन योजना के बाद में सदस्यों की संख्या में कमी होती है। तो कुछ आंकड़े हैं इन दोनों घटनाओं के बाद में हमारे संविधान सभा की सदस्यों में बदलते रहते हैं। देखो, आपको मैं ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर करा दूं कि 389 सदस्य का जो आंकड़ा है ये तो है संविधान सभा में गठन के समय कुल सदस्य। और ये जो 389 सदस्य हमने पढ़े थे, इसमें 292 सदस्य तो किससे थे? प्रांतीय विधानसभाओं से। 93 सदस्य किससे थे? देशी रियासतों से। और 4 सदस्य थे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये आंकड़ा आपको कंफ्यूज करता है कि 389 सदस्य, कहीं तो लिखा होता है संविधान सभा में 389 थे। तो आपको मैं सारे नंबर्स को इनको अभी क्लियर करा दूंगा कि 389 सदस्य तो कब गए? संविधान सभा के गठन के समय। अगला आंकड़ा आता है कि 324 सदस्य। तो मैं आपको बता दूं कि जो 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना के बाद जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 389 से घट के 324। ये चीज़ आप क्लियर करें। और अगला नंबर आता है 299 का, 299। तो आप याद रखो कि जब भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ है तो विभाजन के बाद जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 299। 3 नंबर हमने देखे हैं। एक तो 389, संविधान सभा जब गठित हुई थी तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। माउंटबेटन योजना के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 324। और भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। अब इस विभाजन के बाद में 2 प्रांत हैं और वो हैं एक तो पंजाब और एक है बंगाल। इन दोनों का पुनर्गठन हुआ है और पंजाब और बंगाल के पुनर्गठन के बाद जो सदस्यों की संख्या है वो है 324। ये कंफ्यूज करते हैं ये नंबर। 389 तो कब है? संविधान सभा में गठन के समय। 324 कब है? माउंटबेटन योजना के बाद। और 324 ही कब है? पंजाब और बंगाल के पुनर्गठन के बाद। और 299 है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। और एक सदस्य संख्या चलती है 284। और 284 जो सदस्य हैं ये हैं जो 26 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य के अंतिम प्रारूप पर जो हस्ताक्षर हुए थे, उस हस्ताक्षर करने वाले टोटल सदस्य कितने हैं? 284। तो इन नंबरों को आप याद रखें। 389 संविधान सभा गठन के समय, 324 माउंटबेटन योजना के बाद, 299 भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद, 324 पंजाब और बंगाल के पुनर्गठन के बाद, और 284 है अंतिम प्रारूप जो है संविधान का
उस पे जो हस्ताक्षर करने वाले सदस्य हैं वो हैं 284। तो इन नंबरों को आप याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगली जो चीज़ है वो है चतुर्थ अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन हमने पढ़ा, अब आता है चौथा अधिवेशन। और चौथा अधिवेशन चलता है 14 जुलाई 1943 से 31 जुलाई 1947 तक। 14 जुलाई 1947 से लेकर और 31 जुलाई 1947 तक अगला अधिवेशन चलता है। और 14 जुलाई को 2 नई महिला सदस्य संविधान सभा में आती हैं, और वो हैं रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। आप याद रखें कि 2 जो महिला सदस्य हैं वो कब आएंगे? 14 जुलाई 1947 को। महिला सदस्यों के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। और बता दूं, 9 दिसंबर को टोटल महिला सदस्य कितनी है? 10। 9 दिसंबर जो 1946 का है, 9 दिसंबर 1946 को महिला सदस्यों की संख्या है 10। इसके बाद में 17 दिसंबर को एक महिला और संविधान सभा में शामिल होती है, उसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। और इसके बाद में 21 दिसंबर को एक महिला शामिल होती है, उसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। और 14 जुलाई को 2 महिला सदस्य और शामिल हो रही हैं, वो हैं रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो हैं ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य हैं। महिलाओं से कहीं ना कहीं प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और हम महिला सदस्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी आप याद रखें, 14 जुलाई को 2 महिला सदस्य संविधान सभा में शामिल हुई हैं, और उनका नाम है रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। और 14 जुलाई को एक काम और हुआ है कि जब माउंटबेटन योजना पेश हुई है, तो अंबेडकर जी चुनाव जीते थे बंगाल के कुलना क्षेत्र से। और अंबेडकर जी की जो पार्टी थी वो थी AISCF, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस संघ से अंबेडकर जी संविधान सभा के अंतर्गत आए थे। और AISCF से कुलना करके जगह थी, वहाँ से ये जीते थे। और ये कुलना जो जगह थी ये चली गई पाकिस्तान में। तो अंबेडकर जी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि इनका जो क्षेत्र था वो भारत से हटके पाकिस्तान में चला गया। अब क्या किया कि मुंबई, और मुंबई में भी उत्तर यानी बॉम्बे नॉर्थ की जो सीट थी, यहाँ से एक सदस्य थे जिन्होंने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया था, और वो सदस्य थे MR जयकर। और MR जयकर को सीट से हटाया और इस सीट को खाली कराया गया, बॉम्बे नॉर्थ की जो सीट थी। और यहाँ से दोबारा से जिताया गया किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये घटना कब हुई है? दोबारा से सदस्य कब बने? ये 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई 1947 की 2 घटना आप याद रखना। एक तो 2 महिला सदस्य आई हैं, कौन कौन सी आई हैं? रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। और एक घटना हुई है, जो भीमराव अंबेडकर हैं वो दोबारा से संविधान सभा में चुन के आए। और वो कौन सी सीट से पहले थे? पहले तो कहाँ से चुने गए थे? वो बंगाल से। और उसके बाद में जो चुने गए थे वो बॉम्बे नॉर्थ से। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। पहले तो ये चीज़ स्टेटमेंट में पूछी थी कि पहले बंगाल से चुने गए थे, सही स्टेटमेंट है। एक अंबेडकर की सीट का नाम पूछा था कि कौन सी सीट से वो बाद में चुन के आए थे। तो आप याद रखना, बॉम्बे नॉर्थ। यहाँ से MR जयकर थे, MR जयकर की सीट को खाली कराया गया, और उसके बाद में फिर अंबेडकर को वहाँ से जिताया गया। तो अगली जो बात है वो है 25 जनवरी 1947। अच्छा, 14 जुलाई के बाद में 15 जुलाई को एक चर्चा होती है कि उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही एक बात पढ़ी थी कि 25 जनवरी 1947 को एक घटना हुई थी, और SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 25 जनवरी 1947 को SC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। अब ये SC मुखर्जी के साथ क्या होता है? SC मुखर्जी विभाजन के बाद में संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते। ये भी इनकी जो सीट है वो भी पाकिस्तान में पहुंच जाती है। तो विभाजन के बाद ये सदस्य नहीं रहते, तो ये उपाध्यक्ष भी नहीं रहते। बाद में इनको दोबारा से संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता है। तो फिर 16 जुलाई 1947 को दोबारा से उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता है कि हम अब दोबारा से उपाध्यक्ष चुनेंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष रहते नहीं हैं, इनकी सीट क्या है? पहुंच जाती है पाकिस्तान में।
तो दोबारा से उपाध्यक्ष का चुनाव कराते हैं तो 2 फोरम आते हैं। कब की बात कर रहे हैं हम? 16 जुलाई 1947 चतुर्थ अधिवेशन, और 16 जुलाई 1947 को 2 उपाध्यक्षों के फोरम आते हैं और दोनों को ही क्या बना दिया जाता है? उन दोनों नामों को आप याद रखना, दोनों को ही उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। और वो दोनों नाम हैं, एक तो बनते हैं SC मुखर्जी और एक बनते हैं BT कृष्णामचारी। इन दोनों नामों को आप याद रखना। उपाध्यक्ष का पद रिक्त क्यों होता है? क्योंकि 25 जनवरी 1947 को जो SC मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उनकी सीट विभाजन के बाद में खाली हो गई थी, और जैसे ही सीट खाली हुई तो 16 जुलाई 1947 को चतुर्थ अधिवेशन में दोबारा से उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ और 2 उपाध्यक्ष चुने गए। 2 ही फॉर्म आए थे, और वो कौन कौन चुने गए? SC मुखर्जी और BT कृष्णामचारी। कब की बात है ये? 16 जुलाई 1947। आगे की जो घटना है वो है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को एक घटना होती है मेन, कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज पर चर्चा होती है संविधान सभा में, और राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर एक झंडा समिति या झंडा उप समिति की स्थापना की जाती है, और इस झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, झंडा उप समिति में पंडित नेहरू और JB कृपलानी, ये दोनों की सिफारिश होती है सदस्य बनाने की, परंतु इन दोनों को सदस्य नहीं बनाया जाता। मैंने 1-2 किताब में देखा है कि जो झंडा उप समिति है इसके अध्यक्ष JB कृपलानी को बता रखा है, बिल्कुल गलत है। 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज पर चर्चा हुई है, उसके बाद में झंडा समिति या झंडा उप समिति की जो स्थापना हुई है, उसके अध्यक्ष आप याद रखना, बिल्कुल ऑफिशियल है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके अध्यक्ष हैं। जो JB कृपलानी अध्यक्ष बता रखे हैं, JB कृपलानी तो इसके सदस्य भी नहीं रहते हैं और इनको सदस्य स्वीकार नहीं किया जाता है। आप याद रखें इन डेट्स को। हमने किया है चौथा अधिवेशन। अगली जो बात है वो है, एक डाउट करने वाली चीज़ होती है संविधान सभा में महिलाएं। तो मैंने आपको अभी तक बताया था कि पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को टोटल महिलाएं शामिल हुई 10। उसके बाद में 17 दिसंबर को एक महिला शामिल हुई, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। फिर 21 दिसंबर को एक महिला शामिल हुई और वो थी राजकुमारी अमृत कौर, और उसके बाद में 2 और महिला हमने शामिल की थी, रेणुका रे और बेगम एजाज रसूल। टोटल जो संविधान सभा में महिलाएं थीं वो थी 15, और पहली बैठक में संविधान सभा जो महिलाओं ने भाग लिया था वो लिया था 10 ने। इनमें कुछ विशेषताएं हैं महिलाओं में, जैसे एकमात्र दलित जो महिला थी उसका नाम था दाक्षायणी बेलायुथन। ये प्रश्न पूछ रखा है कि जो संविधान सभा में महिलाएं थीं उनमें से एकमात्र दलित महिला थी और उसका नाम था दाक्षायणी बेलायुथन। एक हमने पढ़ा था नियम समिति, जो 16 सदस्यीय थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और नियम समिति में जो एकमात्र महिला थी वो थी जी दुर्गाबाई। ये हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था। एक है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम जो महिला थी वो थी बेगम एजाज रसूल। तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी है? बेगम एजाज रसूल। और संविधान सभा में देसी रियासतों की एकमात्र महिला कौन सी है? एनी मस्करीनी। जो देसी रियासतों की एकमात्र महिला है वो है एनी मस्करीनी। के देसी रियासतों से भाग लेने वाली, देसी रियासतों का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला संविधान सभा के अंतर्गत कौन थी? एनी मस्करीनी थी। और एक आता है कि संविधान सभा के अंतर्गत बोलने वाली प्रथम महिला कौन है? महिला के रूप में बोलने वाली है सरोजनी नायडू। ये नाम याद रखें। प्रथम महिला जिसने हस्ताक्षर किए वो थी अम्मू स्वामीनाथन। और आप एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, जो अम्मू स्वामीनाथन थी ये सबसे कम उम्र की महिला थी संविधान सभा के अंतर्गत। तो हमने करी कुछ महिलाओं के प्रतिनिधित्व के ऊपर चर्चा, दूसरे अधिवेशन के ऊपर चर्चा, तीसरे अधिवेशन के और चतुर्थ अधिवेशन के ऊपर चर्चा। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी को। उपाध्यक्षों के चुनाव, उसके बाद में महिलाओं की स्थिति, 2 और महिलाएं शामिल होना, तो ये सब हमने चर्चा की थी। आपको मैं बता दूं
कि हम एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाय गौरव फौजदार के नाम से। आप अधिक से अधिक साथियों को इस पे जोड़ें। मैं राजनीति विज्ञान संबंधी पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे उपलब्ध कराता हूँ। करेंट जीके से संबंधित एडिटोरियल भी हम इस पे ही उपलब्ध कराते रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या अन्य एग्ज़ाम से संबंधित आप इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। अपने दोस्तों तक इस चैनल को बढ़वाएं और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप जोड़ें। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।